हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आरडी चौधरी और आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इस सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 5 के बारे में। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी है क्या। सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी एक हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल रिलेटेड पोर्शन, इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको विद रेशनल अपन इस सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो जितना भी पोर्शन है उसको अपन एक ही सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसकी अबाउट 30 आवर्स की क्लासेज होगी जिसके अंदर ये क्लास 5 है। इससे पहले हम 4 क्लास ले चुके हैं। यदि उनका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी क्लासेज होगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनका ओवरव्यू देखते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वो भी अपनी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर थी, बट जो प्रीवियस वीडियो थी वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए थी। जो आज की वीडियो है वो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो जो सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से जो प्रोसीजर किए जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उन प्रोसीजर के नाम क्या है? पेप स्मीयर और वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सबसे पहले अपन पेप स्मीयर पढ़ेंगे और उसके साथ ही वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे जो सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप स्मीयर टेस्ट के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे पेप स्मीयर का इंट्रोडक्शन। पेप स्मीयर को अपन पेप टेस्ट भी बोलते हैं। पेप स्मीयर का दूसरा नाम है पेप टेस्ट। एक तरह से पेप स्मीयर है वो एक तरह से स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। किसका? सर्वाइकल कैंसर का। स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता क्या है? वो टेस्ट जो किसी डिजीज कंडीशन के होने से पहले की सिचुएशन को भी इंडिकेट करता है और होने के बाद की जो सिचुएशन होती है उसको भी इंडिकेट करता है, यानी उसके बारे में भी अपने को बताता है। तो उसको अपन स्क्रीनिंग प्रोसीजर बोलते हैं। यानी वो अपने को ये इंडिकेट करता है कि इसको जो प्रॉब्लम है वो है या नहीं है। यानी उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है, उसको डायग्नोज करने के लिए भी किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग प्रोसीजर बोलते हैं। तो एक तरह से पेप स्मीयर है वो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ प्री कैंसरियस और कैंसरियस सेल ऑन योर सर्विक्स। जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे पहले तो होता कहाँ है? सर्विक्स के अंदर। और सर्विक्स के अंदर ये किस चीज की प्रेजेंस को बताता है? कि प्री कैंसरियस और कैंसरियस जो सेल्स होती है उनकी प्रेजेंस को बताता है। यानी पेप स्मीयर टेस्ट से अपने को ये पता चलता है कि जो सर्विक्स के अंदर जो प्रेजेंट जो सेल्स है वो प्री कैंसरियस सेल है या फिर कैंसरियस सेल है, या फिर उनको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेल्स है वो बिनाइन सेल है या फिर मेलिग्नेंट सेल है। यानी नॉर्मल सेल की तो कंडीशन ही अलग होती है, बट यदि जो सेल के अंदर जो अबनॉर्मल चेंजेस आया है उस अबनॉर्मल चेंजेस के बारे में भी अपने को ये उसको डिफरेंशिएट करके बताता है कि उसके अंदर जो सेल्स है वो मेलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है। यदि बिनाइन होती है तो उसको अपन प्रीकैंसरियस सेल बोलते हैं और यदि मेलिग्नेंट सेल होती है तो उनको अपन कैंसरियस सेल बोलते हैं। तो उनकी प्रेजेंस को ये अपने को बताता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो सर्विक्स होता है वो होता कहाँ है? ये यूट्रस के लोअर पोल में होता है। यानी यूट्रस के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। यानी यूट्रस होता है, यूट्रस के जस्ट नीचे वाली साइड में सर्विक्स होता है। जो नीचे वाली साइड में जो पार्ट होता है उसको अपन सर्विक्स बोलते हैं और इसकी एक तरह से जो ओपनिंग होती है वो यूट्रस के अंदर होती है। ड्यूरिंग रूटीन प्रोसीजर जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है वो होता कब है? यानी जो रूटीन प्रोसीजर होते हैं, जो रूटीन टेस्ट होते हैं, उन्हीं के अंदर इस टेस्ट को भी किया जाता है। सेल्स फ्रॉम योर सर्विक्स आर जेंटली स्क्रैप्ड अवे एंड एग्जामिनेड फॉर अबनॉर्मल ग्रोथ। जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है इसके अंदर करते क्या है? जो सर्विक्स होता है सर्विक्स से अपन जेंटली स्क्रैप करते हैं कुछ सेल्स को। यानी वहां से कुछ सेल्स को स्क्रैप कर लेंगे, खींच लेंगे, वहां से कुछ सेल्स को उठा लेंगे और उनको एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी के अंदर भेज देंगे। और वहां पर लेबोरेटरीज में क्या किया जाता है? वहां पर उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ को डिटेक्ट किया जाता है। अबनॉर्मल ग्रोथ को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? उसके अंदर 3 सिचुएशंस देखी जाती है। यदि उस सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो वो क्या बताता है? वो सर्वाइकल कैंसर का जो पेप स्मीयर टेस्ट है उसको नेगेटिव बताता है।
यानी इसके अंदर कोई कैंसर की कोई सिचुएशंस नहीं है, यानी उसके अंदर बिनाइन और मेलिग्नेंट किसी भी प्रकार के सेल नहीं है, उसके अंदर जो भी सेल प्रेजेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल सेल है। यदि इसके साथ ही साथ उसके अंदर कुछ हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस है, तो ये क्या बिनाइन है। और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वो क्या इंडिकेट करती है, वो मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करती है। तो ये नॉर्मल प्री कैंसरियस और कैंसरियस जो सेल्स होते हैं उनके बारे में इसके अंदर पता लगता है अपने को। तो इसके अंदर मेलिग्नेंट और जो बिनाइन होते हैं उसको खासकर उसके अंदर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फिर बात करते हैं, एक तरह से ये जो प्रोसीजर होता है वो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के लिए होता है, यानी एक तरह से इंडोर पेशेंट के लिए जरूरत नहीं है, हो सकता है ओपीडी प्रोसीजर के अंदर ही इसको किया जा सकता है, बट ये हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, किसी के घर पे इस प्रोसीजर को नहीं किया जा सकता है। इट मे बी माइल्डली अनकंफर्टेबल, यानी जब ये टेस्ट होता है तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को माइल्ड अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीवियर या फिर मॉडरेट अनकंफर्टेबल फील होता है उसको, बट माइल्ड यानी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उसको फील होता है, बट डजंट यूजुअली कोज एनी लॉन्ग टर्म पेन। बट इसके साथ ही साथ उसको लंबे टाइम तक किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है, यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब टेस्ट होता है तो टेस्ट होने की कंडीशन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और थोड़ा सा उसको पेन होता है, बट थोड़ा सा टाइम के साथ ही साथ वो पेन होता है वो सेल्फ रिजोल्विंग हो जाता है, यानी अपने आप ठीक हो जाता है, लंबे टाइम तक वो पेन नहीं रहता है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस तरह से होता है पेप स्मेयर टेस्ट। इस स्लाइड के अंदर अपन बात करने वाले हैं हु नीड्स ए पेप स्मेयर। पेप स्मेयर टेस्ट की नीड किसको है, यानी पेप स्मेयर टेस्ट कराने की जरूरत किस पेशेंट को है, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पेप स्मेयर टेस्ट रूटीनली करवाना चाहिए। According current guidelines recommended that women get regular pap smear every 3 years starting age 21। यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि वो सभी फीमेल्स जो 21 ईयर की एज क्रॉस कर चुकी है तो उनको प्रत्येक 3 साल बाद में पेप स्मेयर टेस्ट करवाना ही चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जो अभी अकॉर्डिंग टू जो करंट गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग, यानी जो करंट गाइडलाइन है वो क्या रिकमेंडेड करती है कि वो सभी फीमेल्स जो 21 ईयर की एज क्रॉस कर चुकी है उनको प्रत्येक 3 साल बाद पेप स्मेयर टेस्ट करवाना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ सम वुमेन में भी इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर और इन्फेक्शन, बट कुछ फीमेल्स वैसी भी होती है जिनके अंदर कैंसर के जो चांसेस ज्यादा होते हैं या कैंसर को सफर कर रही है या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन को सफर कर रही है या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, तो उन फीमेल्स को इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर भी पेप स्मेयर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है, यानी उनको 3 साल से पहले भी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी फीमेल्स कौन कौन सी होती है, जैसे कोई एचआईवी पॉजिटिव फीमेल्स है तो उसको 3 साल से पहले ही पेप स्मेयर टेस्ट करवाना पड़ेगा। या फिर वो सभी फीमेल्स जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कोई कीमोथेरेपी ले रही है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि कीमोथेरेपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से किसी भी प्रकार का पेशेंट होता है उनके अंदर इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, यानी कीमोथेरेपी के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग होती है वो इम्यूनोसप्रेसिव होती है। इसके साथ ही साथ किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उस कंडीशन में भी अपन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, तो उसके कारण से अपना इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वहां पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को कवर करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो जिन कारण से वहां पे जो पेप स्मेयर की जो टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ाना पड़ सकता है, यानी 3 साल से पहले भी करवाना पड़ सकता है। फिर बात करते हैं इफ यू ओवर 30 एंड हैव नॉट एन abnormal pap test, ask your doctor about having one every 5 year if test is combined with human papilloma virus screening। यदि वो सभी फीमेल्स जो 30 ईयर को क्रॉस कर चुकी है और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर कभी भी पेप स्मेयर टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया है, अबनॉर्मल नहीं आया है, तो उस कंडीशन में वो 3 साल से टेस्ट ना करवा के 5 साल में करवा सकती है। बट उसके साथ में एक शर्त होती है, वो क्या होती है कि पेप स्मेयर टेस्ट के साथ कंबाइंड के अंदर एचपीवी स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। एचपीवी स्क्रीनिंग क्या होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, यानी आप 3 साल से करवाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक 5 साल बाद में आप टेस्ट करवा सकते हो। बट एक तो उसकी कौन कौन सी शर्त है, एक तो 30 ईयर क्रॉस फीमेल होनी चाहिए, एक उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार के अबनॉर्मल पेप टेस्ट की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ पेप स्मीयर टेस्ट के साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में प्रत्येक 5 साल से उसको पेप स्मीयर कराने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एचपीवी क्या है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो वार्ड्स और सर्वाइकल कैंसर कोज करता है, यानी एचपीवी इज वायरस दैट कोजेज वार्ड्स। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो वार्ड्स
कोज करता है, जो क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। यानी एचपीवी कैंसर कोज नहीं करता है, एचपीवी क्या करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो वार्ड्स कोज करता है, और जिस पेशेंट को वार्ड्स होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। HPV type 16 and 18 are primary causes of cervical cancer। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसके कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से टाइप 16 और 18, ये काफी बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सर्वाइकल कैंसर कोज करते हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का कौन सा टाइप्स होता है। तो जो एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टाइप 16 और 18 है वो प्राइमरी कोजेज है सर्वाइकल कैंसर के। हो सकता है इसके सेकेंडरी कोजेज कुछ अलग हो सकते हैं, बट प्राइमरी कोजेज ओनली फॉर एचपीवी टाइप 16 एंड 18 है। इफ यू हैव एचपीवी, यदि किसी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंफेक्शन है तो उस कंडीशन में उसको सर्वाइकल कैंसर होने के या सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हो सकता है सर्वाइकल कैंसर होने के कोज कुछ और भी हो सकते हैं, बट जो इसका प्राइमरी कोजेज है वो सिर्फ और सिर्फ एचपीवी टाइप 16 और 18 है। वुमेन ओवर द एज ऑफ 65, वो सभी फीमेल्स जो 65 ईयर की एज क्रॉस कर चुकी है विथ हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल पेप स्मीयर, और उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर कभी भी अबनॉर्मल पेप टेस्ट नहीं आया, यानी नॉर्मल पेप टेस्ट की ही हिस्ट्री रही हुई है, मे बी एबल टू स्टॉप हैविंग द टेस्ट इन फ्यूचर। तो उन सभी फीमेल्स को फ्यूचर के अंदर पेप स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। तो जो क्यों नहीं जरूरत होती है, इसके दो रीजन होते हैं। यानी एक तो प्राइमरी, इसका सबसे बड़ा रीजन देखे तो एक तो उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री रही हुई है वो नेगेटिव टेस्ट की रही है, यानी किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिली है, नॉर्मल पेप स्मीयर टेस्ट की हिस्ट्री है। और सेकंड जो कॉज होता है, सेकंड रीजन सबसे बड़ा वो क्या है, क्योंकि उसकी जो मेंस्ट्रुएशन जब बंद हो जाती है, तो जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाने के बाद सर्विक्स के अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होते, तो जिनके कारण से कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो वो सभी फीमेल्स जिनकी 65 ईयर की एज तक सभी जो प्रीवियस टेस्ट है वो नेगेटिव आए हुए हैं, और इसके साथ ही साथ जो फीमेल्स है उसके अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में वो फ्यूचर को उसको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे हाउ ऑफ्टन डू यू नीड ए पेप स्मीयर। किस पेशेंट को कितनी बार पेप स्मीयर टेस्ट कराने की जरूरत होती है, इसके बारे में अपन इस स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे वो सभी फीमेल्स जो 21 ईयर से कम एज की है, तो उनको पेप स्मीयर टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए नॉन नीडेड होती है। यानी 21 ईयर से पहले पेप स्मीयर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। फिर बात करते हैं 21 से 29 ईयर तक, यानी 21 से 29 साल तक, एवरी 3 ईयर। 21 से 29 ईयर के बीच में यदि अपन पेप स्मीयर टेस्ट की कितनी बार जरूरत पड़ती है, एवरी 3 ईयर उसको पेप स्मीयर टेस्ट कराने की जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं 30 ईयर से 65 ईयर। 30 से 65 ईयर के बीच कितनी बार कराने की जरूरत है, एवरी 3 ईयर, उसको भी एवरी 3 ईयर कराने की जरूरत है पेप स्मीयर तो। और जो एचपीवी टेस्ट है उसको प्रत्येक 5 साल से करवाने की जरूरत है। और यदि अपन पेप स्मीयर और एचपीवी टेस्ट दोनों को एक साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में प्रत्येक 5 साल से उनको करवाने की जरूरत है। अब बात करते हैं 65 ईयर से अबोव और ओल्डर, यानी 65 ईयर या फिर 65 ईयर से अबोव वाला कोई पेशेंट है, तो उस क्लाइंट को कितनी बार पेप स्मीयर कराने की जरूरत है। यू मे नो लॉन्गर नीड पेप स्मीयर टेस्ट, टॉक टू योर डॉक्टर टू डिटरमाइन योर नीड्स। तो उस कंडीशन में पहली बात तो पहली शर्त तो यही बन जाती है कि 65 से अबोव वाले पेशेंट को पेप स्मीयर टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। और उसके साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी रहती है कि आप 65 के बाद यदि टेस्ट नहीं करवाना है, इस चीज का डिसीजन लेते हो, तो उस कंडीशन में एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। यदि उस कंडीशन के अंदर आपके डॉक्टर आपको बताएगा कि आगे आपको नीडेड है या नहीं इस चीज की, वो इसके अकॉर्डिंग बताएगा कि आपकी पहले सारे पेप स्मीयर टेस्ट है जो 65 ईयर से प्रीवियस के जो भी टेस्ट है वो पहली बात तो सारे नेगेटिव आए हुए होने चाहिए, इसके साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी वहां देखने को नहीं मिल रही हो। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये एडवाइस कर सकता है पेशेंट को कि आपको दोबारा स्मीयर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं देज रिकमेंडेशन ओनली अप्लाई टू वुमेन हु हैव ए सर्विक्स। अब जो ये सारी रिकमेंडेशन है
जो 21 ईयर से पहले जरूरत नहीं होती, 21 से 29 के बीच 3 साल से करवाना होता है, और 30 से 65 के बीच 5 ईयर से करवाना होता है, और 65 के बाद जरूरत नहीं होती है टेस्ट की। ये सारी रिकमेंडेशन है वो उन्हीं फीमेल्स पे लागू होती है जिनके सर्विक्स होता है। यानी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी फीमेल्स है जिनमें सर्विक्स या तो जन्म से नहीं है या फिर किसी का किसी कंडीशन के कारण से रिमूव कर दिया गया है। तो जिस फीमेल्स का रिमूव कर दिया गया है सर्विक्स, उनका ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर सर्विक्स है ही नहीं, तो सर्विक्स का टेस्ट कहां से करेंगे। फिर बात करते हैं वुमेन हु हैव had a hysterectomy with removal of cervix and no history of cervical cancer do not need screening। वो सभी फीमेल जिनके अंदर सबसे पहले वो हिस्टेक्टोमी हो चुकी है विथ रिमूवल ऑफ सर्विक्स। यानी हिस्टेक्टोमी क्या होती है, जिनके अंदर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। तो वो सभी फीमेल्स जिनमें यूट्रस रिमूव हो गया है विथ सर्विक्स के साथ, यानी यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव कर दिया गया है, और उन सभी फीमेल्स के अंदर पहले की कोई सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री नहीं रही हुई है, तो उनको दोबारा किसी भी प्रकार की आगे इन फ्यूचर स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं रिकमेंडेशन वेरी एंड शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर वुमेन। जो रिकमेंडेशन है ये अलग अलग क्लाइंट के साथ अलग अलग हो सकती है, यानी प्रत्येक क्लाइंट के साथ अलग अलग रिकमेंडेशन हो सकती है विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। यदि ऐसा कोई क्लाइंट है जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी हो सकता है उसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे प्री कैंसरियस और कैंसरियस लीजन है उसको हिस्ट्री के अंदर पहले, यानी बिनाइन या मेलिग्नेंट कोई भी ट्यूमर है, या इस तरह की कोई हिस्ट्री रही हुई है, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कारण से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रही है, तो उस कंडीशन के अंदर ये रिकमेंडेशन चेंज हो सकती है। ये रिकमेंडेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हेल्दी वुमेन हो, जिनके इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं रही हुई है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की, तो उस कंडीशन के अंदर ये गाइडलाइन है वो चेंज हो जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए पेप स्मीयर। जिस पेशेंट का पेप स्मीयर टेस्ट करना है उस पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी उस टेस्ट को करने का जो प्रोसीजर होता है उसको अपन शुरू से लेके एंड तक उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो योर डॉक्टर नाउ इफ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग बिकॉज इट मे अफेक्ट योर रिजल्ट। सबसे पहले तो आपका डॉक्टर ये जानेगा कि जिस पेशेंट का पेप स्मीयर टेस्ट करना है क्या उस पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन तो नहीं आ रखी, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन से उस पेशेंट का जो पेप स्मीयर टेस्ट हो रहा है उसके रिजल्ट के अंदर अफेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी उसके अंदर एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन आती रहेगी तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर दूसरे चेंजेस भी कई होते रहते हैं, तो जिनके कारण से जो उसका रिजल्ट होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ये जानेगा कि जिस पेशेंट का पेप स्मीयर टेस्ट करना है क्या उसको मेंस्ट्रुएशन आ रही है। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स और डचिंग और यूजिंग स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट द डे बिफोर टेस्ट। यानी जिस दिन आपको टेस्ट करवाना है उसके फर्स्ट डे यानी उसके प्रीवियस डे किसी भी प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी प्रकार का डचिंग यूज नहीं करना है, किसी भी प्रकार की स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट भी यूज नहीं करना है। यानी जिस दिन आपको टेस्ट करवाना है उसके पहले दिन किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह है उसको अवॉइड करना है, डचिंग और स्पर्मिसाइडल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ रिलैक्स, टेक डीप ब्रीथ एंड ट्राई टू स्टे क्लेम। और इसके साथ ही साथ पेशेंट को डे ऑफ टेस्ट यानी जिस दिन टेस्ट होना है उस दिन बिल्कुल रिलैक्स रहना है, डीप ब्रीथ लेना है। यू कैन शेड्यूल ए पेप स्मीयर विथ योर एनुअल गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो एनुअल गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कौन सा होता है, एनुअल गायनिकोलॉजी कौन सी होती है जिसके अंदर आप रूटीनली आप पेप स्मीयर जो करवा रहे हो, यानी एनुअल गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी जितने टाइम से आप हर बार टेस्ट करवा रहे हो, जैसे 3 साल से या 5 साल से जितने टाइम से आप टेस्ट करवा रहे हो, जो आपका शेड्यूल है पेप स्मीयर टेस्ट करवाने का, रिक्वेस्ट ए सेपरेट अपॉइंटमेंट विथ योर गायनिकोलॉजिस्ट। उस टाइम आपको सेपरेट अपॉइंटमेंट लेना है कि उस दिन आपका टेस्ट होना है। इफ यू विल बी menstruating on day of your pap smear, your doctor may want to reschedule the test since result could be less accurate। और यदि जिस दिन आपका टेस्ट होना है, जिस दिन आपका शेड्यूल है, उस दिन आपको मेंस्ट्रुएशन आ गई है, यदि पेशेंट को उस दिन मेंस्ट्रुएशन आ गई है, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर होगा वो उसको रीशेड्यूल करेगा। यानी जिस पेशेंट का पेप स्मीयर टेस्ट होना है और जो आपका शेड्यूल है उस पेशेंट का, उस शेड्यूल वाले दिन उस पेशेंट को यदि मेंस्ट्रुएशन आ रही है तो उस कंडीशन में उसको रीशेड्यूल करेंगे अपन
बिकॉज उस दिन यदि टेस्ट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, यानी बहुत लेस एक्यूरेट उसका रिजल्ट होगा, तो उससे भी उसका रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकता है। ट्राई टू अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, टचिंग और यूजिंग स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट द डे बिफोर योर टेस्ट बिकॉज देट में इंटरफेयर विथ योर रिजल्ट। और इससे पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, यानी जिस दिन आपका टेस्ट होना है उसके प्रीवियस डे आपको किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज नहीं करना है, पेशेंट को ये बताना है। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डचिंग और स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि ये रिजल्ट को इंटरफेयर कर देते हैं, यानी रिजल्ट की एक्यूरेसी को चेंज कर देते हैं। इन मोस्ट केसेस इफ it is a safe to have pap smear in first 24 weeks of pregnancy. After that the test may more painful. यदि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर पेप स्मीयर टेस्ट करना होता है, तो 24 वीक से पहले सेफ माना जाता है इसको, बिकॉज 24 वीक के बाद प्रेगनेंसी के अंदर अपन पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पेनफुल होता है वो, यानी उसके अंदर जब जो उसका सर्विक्स होता है, सर्विक्स के अंदर ऊपर से ग्रेविटी के कारण से जो प्रेशर रहता है, तो प्रेशर के कारण से वहां ब्लड सप्लाई वगैरह ज्यादा रहती है और वहां पे जो वेस्कुलरिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिनके कारण से वहां पे क्या होता है, पेनफुल ज्यादा होता है टेस्ट, तो इसलिए 24 वीक से पहले ज्यादा सेफ माना जाता है। You should also wait until 12 week after giving birth to increase the accuracy of your result. और यदि किसी ने बेबी को बर्थ दिया है या बेबी को जन्म दिया है, ऐसी लेडीज जो डिलीवरी के बाद 12 वीक तक टेस्ट कराने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि 12 वीक से पहले अपन टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे भी रिजल्ट की एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मेन टॉपिक कौन कौन से रहे, इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि एक तो आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि उसको मेंस्ट्रुएशन तो नहीं आ रहा है। सेकेंडली उसको ये हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको जिस दिन आपका शेड्यूल है टेस्ट कराने का, उससे फर्स्ट डे यानी प्रीवियस डे किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, किसी भी प्रकार का डचिंग और स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है। फिर तीसरी बात, जिस दिन टेस्ट करवाना है उस दिन आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और डीप ब्रीथ लेनी है। उसके साथ ही साथ आपका जिस दिन का शेड्यूल है, गायनेकोलॉजी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे आपका जो एनुअल शेड्यूल है, जिस दिन आपको टेस्ट कराना होता है, उस दिन आपको मेंस्ट्रुएशन आ गई है तो उस दिन अपने को उसका जो रीशेड्यूल करना होता है टेस्ट को, यानी उस दिन नहीं करना है। इसके साथ ही साथ यदि प्रेगनेंसी के अंदर अपने को पेप इसमें टेस्ट करना हो तो वो 24 वीक से पहले सेफ माना जाता है। 24 वीक के बाद करते हैं तो क्या होता है, वहां पे पेनफुल रहता है वो। फिर बात करते हैं डिलीवरी के बाद यदि किसी पेशेंट का अपने को पेप स्मीयर करना हो तो उस कंडीशन में 12 वीक तक वेट करते हैं, यानी 12 वीक तक अपन टेस्ट नहीं करते। यदि 12 वीक के दौरान अपन टेस्ट करेंगे तो वो रिजल्ट की एक्यूरेसी नहीं रहेगी, यानी लेस एक्यूरेसी रहेगी, तो उस कंडीशन में अपन 12 वीक के बाद टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया किस तरीके से पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड के अंदर अपन बात करने वाले हैं व्हाट हैपन ड्यूरिंग पेप स्मीयर। पेप स्मीयर टेस्ट करने के दौरान अपने को और क्या करने की जरूरत होती है। पेप स्मीयर कैन बी अनकंफर्टेबल बट द टेस्ट इज वेरी क्विक। जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, बट इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात भी है कि वो बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसीजर है, यानी पेप स्मीयर टेस्ट है वो वेरी क्विक है, यानी बहुत जल्दी होने वाला है, शीघ्र होने वाला प्रोसीजर है। ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर करने के दौरान यू विल लाई ऑन योर बैक ऑन एग्जामिनेशन टेबल विथ योर लेग्स स्प्रेड एंड योर फीट रेस्टिंग इन सपोर्ट्स कॉल्ड स्ट्रूप्स। यानी अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि किस तरह से प्रोसीजर करना है कि आप बैक के सहारे, यानी बैक के सहारे लेट जाना है एग्जामिनेशन टेबल पे। कैसे लेट जाना है, अपने लेग्स को स्प्रेड कर देना है दोनों साइड के अंदर, और जो फिट है उनको रेस्टिंग कर देना है कहां पे, स्ट्रूप से। स्ट्रूप्स कौन से होते हैं, जहां पे जो पायदान जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, यानी जो पैर रखने की जो पायदान बने होते हैं उनके ऊपर पैरों को अपने को रेस्टिंग करवा के और दोनों लेगों को स्प्रेड करके और एग्जामिनेशन टेबल होती है उसके ऊपर बैक साइड के अंदर लेट जाना है, यानी बैक के साथ में लेट जाना है वहां पे। डॉक्टर विल स्लोली इंसर्ट ए डिवाइस, और डॉक्टर क्या करेगा, धीरे धीरे वहां पे जो डिवाइस होगा जिससे अपने को पेप इसमें टेस्ट करने के लिए वहां से सेल्स उठाने हैं, तो वहां पे क्या करेगा, धीरे धीरे डिवाइस को वहां पे इंसर्ट करेगा। उस डिवाइस का नाम होता है स्पेकुलम, यानी धीरे धीरे वेजाइना के अंदर स्पेकुलम को डॉक्टर इंसर्ट करेगा। दिस डिवाइस कीप द वेजाइनल वॉल ओपन एंड प्रोवाइड असेस टू सर्विक्स। और ये डिवाइस करता क्या है, उस वेजाइनल वॉल को ओपन रखता है, किस लिए, टेस्ट करने के लिए। यानी स्पेकुलम क्या करेगा, स्पेकुलम से कोई टेस्ट नहीं होता है, स्पेकुलम से क्या होगा, वेजाइना को ओपन किया जाता है, यानी जो वेजाइनल वॉल है उसको ओपन किया जाता है, और जो सर्विक्स होता है उसको असेस करने के लिए, यानी एक तरह से स्पेस प्रोवाइड किया जाता है वहां पे, किससे, स्पेकुलम से।
तो डॉक्टर पोजीशन के बाद क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको पोजीशन दिलवाएगा और पोजीशन के बाद स्पेकुलम को अंदर इंसर्ट करेगा वेजाइनल वाल को ओपन करने के लिए, और इसके बाद क्या करेगा, डॉक्टर विल स्क्रेप ए स्मॉल सैंपल ऑफ सेल्स फ्रॉम योर सर्विक्स। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, जो सर्विक्स है उस सर्विक्स से थोड़े से अमाउंट के अंदर, यानी थोड़ी सी मात्रा के अंदर कुछ सेल्स को स्क्रेप कर लेगा, यानी स्क्रेप करना यानी वहां से तोड़ देगा, यानी थोड़ी सी सेल्स को वहां से कलेक्ट कर लेगा। देर आर ए फ्यू वेज डॉक्टर कैन टेक दिस सैंपल। जो ये सैंपल लिया जाता है यहाँ से, इस सैंपल लेने के कई तरह के तरीके होते हैं, अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग तरीके होते हैं। सम यूज ए टूल कॉल्ड ए स्पेटुला। कुछ लोग तो एक टूल यूज किया जाता है वहां पे, यानी एक तरह से स्पेकुलम तो सिर्फ वेजाइनल वाल को ओपन करने के लिए काम में लिया जाता है, वहां से जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है वहां पे, स्पेटुला। तो वहां पे जो टूल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेटुला। तो उसके बाद जो स्पेकुलम से वेजाइनल वाल को ओपन करके स्पेटुला से वहां से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। सम यूज ए स्पेटुला एंड ब्रश, यानी कुछ डॉक्टर तो सिर्फ स्पेटुला यूज करते हैं और कुछ डॉक्टर वहां पे स्पेटुला और साथ में ब्रश भी यूज करते हैं। स्पेटुला से सिर्फ कलेक्ट किया जाता है और ब्रश क्या करता है, वहां से कुछ सेल्स होती है उसको स्क्रैप करता है। अदर यूज ए डिवाइस कॉल्ड ए साइटोब्रश, और कुछ डॉक्टर साइटोब्रश यूज करते हैं। यानी साइटोब्रश क्या होता है, स्पेटुला और ब्रश एक ही साथ आते हैं तो उसको अपन साइटोब्रश बोलते हैं। विच ए कॉम्बिनेशन स्पेटुला एंड ब्रश, यानी कुछ लोग तो, यानी डॉक्टर का अलग अलग, डॉक्टर का अलग अलग सैंपल कलेक्ट करने का वे हो सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ स्पेटुला यूज करके सैंपल कलेक्ट करते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो स्पेटुला यूज करेंगे और उसके बाद ब्रश यूज करेंगे, बट कुछ डॉक्टर साइटोब्रश यूज करते हैं। वो साइटोब्रश क्या होता है, उसके अंदर स्पेटुला और ब्रश का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें स्पेटुला क्या करता है, सैंपल कलेक्ट करने के यूज में आता है, और जो ब्रश होता है वो वहां पे जो सेल्स होते हैं उनको स्क्रैप करने के यूज में आता है, और स्पेकुलम क्या करता है, वेजाइनल वाल को ओपन करने के लिए यूज में आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो ये इमेज है, इस इमेज में दिखाया गया है कि जो स्पेटुला और ब्रश किस तरीके के होते हैं। जो नीचे वाला इमेज है वो स्पेटुला है और जो ऊपर वाला इमेज है वो ब्रश है। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एक ही साथ ये दोनों आए, तो उस कंडीशन में इसको साइटोब्रश बोल दिया जाता है। मोस्ट वुमेन फील ए स्लाइट पुश एंड इरिटेशन ड्यूरिंग ब्रीफ स्क्रैपिंग, यानी कुछ फीमेल्स क्या फील करती है, स्लाइट पुश, यानी किसी भी तरीके से स्लाइड से, यानी पुश यानी थोड़ा सा जैसे धक्का लगा है उसके ऊपर, यानी थोड़ी सी इंजरी हुई है, इस तरह से वहां पे फील होती है, थोड़ी सी इरिटेशन फील होती है जब अपन वहां से स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, सेल का वहां पे स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, यानी वहां से सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं उस कंडीशन के अंदर, यानी वहां पे इरिटेशन फील होती है। द सैंपल ऑफ सेल्स फ्रॉम योर सर्विक्स विल बी प्रिजर्व्ड एंड सेंट टू लैब टू बी टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ फॉर अबनॉर्मल सेल्स। उसके बाद जैसे ही अपन जो सेल्स का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं सर्विक्स से, उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव एजेंट के अंदर, और प्रिजर्व करने के बाद उसको लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। और वहां पे लेबोरेटरी में क्या होता है, जो उसके अबनॉर्मल सेल्स होती है उनकी प्रेजेंस को वहां पे डिटेक्ट किया जाता है। यानी अबनॉर्मल सेल्स यानी वहां पे मेलिग्नेंसी, यानी जो प्री कैंसरियस और कैंसरियस सिचुएशन है उसको वहां पे डिटेक्ट किया जाता है, इसलिए वहां पे लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। आफ्टर द टेस्ट, यानी टेस्ट होने के बाद, यू माइट फील माइल्ड डिस्कम्फर्ट फ्रॉम स्क्रैपिंग, यानी टेस्ट होने के बाद जो फीमेल है वो इस तरह से फील करती है कि उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कहां पे, जहां पे सेल्स को अपन ने स्क्रैपिंग किया है। यू कुड आल्सो एक्सपीरियंस वेरी लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग इमीडिएटली फॉलोइंग द टेस्ट। जब जहां पे अपन टेस्ट करते हैं उस टेस्टिंग करने के बाद अपन देखते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए थोड़े से मात्रा के अंदर, यानी लाइट अमाउंट के अंदर, यानी वहां पे वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वहां पे सेल्स अपन स्क्रैपिंग करते हैं तो वहां पे स्मॉल अमाउंट के अंदर वहां पे इंजरी हो जाती है, जिसके कारण से वहां पे थोड़ी बहुत स्लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। टेल योर डॉक्टर इफ डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग, जब वहां पे डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग देखने को मिलती है कंटिन्यूअस आफ्टर डे ऑफ टेस्ट, यानी थोड़ी सी देर के लिए तो ब्लीडिंग होगी होगी, बट जिस दिन टेस्ट हुआ है उस दिन के अगले दिन भी यदि ब्लीडिंग देखने को मिलती है और डिस्कम्फर्ट भी मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। ये सभी हेल्थ एजुकेशन अपन वहां पे पेशेंट को जब टेस्ट कर रहे होते हैं तब देंगे, उसको बताएंगे कि यदि आपको इस दिन के अलावा नेक्स्ट डे भी यदि ब्लीडिंग होती है या डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उस कंडीशन में आपको हमें इन्फॉर्म करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन इस स्लाइड में बात करेंगे व्हाट डू द रिजल्ट ऑफ ए पेप स्मीयर मींस। जो अपन पेप स्मीयर का जो रिजल्ट आता है
उस रिजल्ट के बारे में अपन क्या समझेंगे, यानी किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो अपन पेशेंट को किस तरीके से एजुकेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल पेप स्मेयर हिस्ट्री के बारे में, यानी नॉर्मल पेप स्मेयर के बारे में। इफ योर रिजल्ट आर नॉर्मल, जब पेशेंट का रिजल्ट नॉर्मल हो, देट मीन्स देट नो अबनॉर्मल सेल वर वेर आइडेंटिफाइड। यदि टेस्ट नॉर्मल लिखा हुआ है कि पेप स्मेयर टेस्ट नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो टेस्ट है, पेशेंट का जो सैंपल लिया गया था, उस सैंपल के अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मल सेल डिटेक्शन के अंदर नहीं मिली है। नॉर्मल रिजल्ट आर समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज ए नेगेटिव। जो नॉर्मल रिजल्ट होता है उसी को अपन नेगेटिव रिजल्ट बोलते हैं, कि जो पेप स्मेयर टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, ऐसे बोला जाता है उसको। इफ रिजल्ट आर नॉर्मल, यू प्रोबेबली वोंट नीड ए पेप स्मेयर फॉर अनदर 3 years। जब आपका टेस्ट है, पेशेंट का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है या पेप स्मेयर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट 3 year है वहां तक आपको पेप स्मेयर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यानी फ्यूचर के अंदर 3 साल तक उसको पेप स्मेयर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेप स्मेयर टेस्ट है वो अगले 3 साल तक, यानी इसको कैंसर होने की कोई चांसेस नहीं है, यानी सर्वाइकल कैंसर की कोई चांसेस नहीं है, इस चीज को बताता है। अब बात करते हैं अबनॉर्मल पेप स्मेयर की। ये तो नॉर्मल पेप स्मेयर की हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं अबनॉर्मल पेप स्मेयर टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट किस तरह से इंडिकेट करती है। इफ टेस्ट रिजल्ट आर अबनॉर्मल, दिस डजंट मीन यू हैव कैंसर। यदि किसी पेशेंट का पेप स्मेयर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मीन्स ये नहीं है कि उस पेशेंट को कैंसर है। यानी जब पेप स्मेयर टेस्ट है वो कैंसर को इंडिकेट नहीं करता है, वो प्री कैंसरियस सिचुएशन को भी इंडिकेट करता है, यानी बिनाइन और मेलिग्नेंसी दोनों को इंडिकेट करता है, यानी कैंसरियस और प्री कैंसरियस दोनों सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो जो अबनॉर्मल टेस्ट है उसको अपन कभी भी कैंसर नहीं मानेंगे। इफ सिंपली मीन्स देर आर अबनॉर्मल सेल्स ऑन योर सर्विक्स, यानी आपका टेस्ट यदि पॉजिटिव आया है, पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आया पेप स्मेयर का, तो वो ये इंडिकेट करता है कि सर्विक्स के अंदर कुछ अबनॉर्मल सेल्स है वो वहां पे इंडिकेट हुई है। सम ऑफ विच कुड बी प्री कैंसरियस। अब किसी के अंदर वो प्री कैंसरियस भी हो सकती है, और देर आर सेवरल लेवल ऑफ अबनॉर्मल सेल्स, यानी किसी के अंदर वो प्री कैंसरियस भी हो सकती है और किसी के अंदर कैंसरियस सेल भी हो सकती है। बट जो अपना टेस्ट है वो सिर्फ टेस्ट अपने को सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो सेल्स है वो अबनॉर्मल है, यानी प्री कैंसरियस या कैंसरियस सेल्स है। देर आर सेवरल लेवल ऑफ अबनॉर्मल सेल्स, यानी उसके अंदर कुछ अबनॉर्मल सेल्स होती है, वो इस तरीके से हो सकती है, यानी एटाइपिया हो सकती है, माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर डिस्प्लासिया हो सकती है, और कार्सिनोमा इन सिटू हो सकती है। जो अबनॉर्मल पेप स्मेयर टेस्ट होगा उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, या तो वहां पे जो उसकी रिपोर्ट होगी उसको नेगेटिव डिसाइड करेंगे, या फिर अपन इंडिकेट करेंगे कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कैसी है, क्या एटाइपिया है, या फिर माइल्ड है, या फिर मॉडरेट है, या फिर सीवियर है, क्या डिस्प्लासिया। या तो एटाइपिया होगा, एटाइपिया में क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो अबनॉर्मल सेल्स है उसको अपन ऐसे इस तरीके से इंडिकेट नहीं कर पाए हैं कि वो किस तरह की अबनॉर्मलिटी उसके अंदर देखने को है। या फिर अपन डिस्प्लासिया, डिस्प्लासिया में क्या होता है, अबनॉर्मल चेंजेस है उसके अंदर, पर वो अबनॉर्मल चेंजेस माइल्ड मॉडरेट या सीवियर किस टाइप के वो उसमें इंडिकेट करेंगे। या फिर उसके अंदर कार्सिनोमा इन सिटू, कार्सिनोमा इन सिटू में क्या होता है, उसके अंदर कैंसरियस लीजन बन जाता है, उसके अंदर मेलिग्नेंसी नहीं होती है, मेलिग्नेंसी से जस्ट पहले की सिचुएशन को अपन कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं। तो कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर क्या डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर जो लीजन बन जाता है तो वो लीजन किस तरीके का है, तो उसको अपन वहां पे लिखेंगे। तो इस तरीके से अपन रिपोर्ट बनाते हैं उसकी पेप स्मीयर की, और इस तरह से अपने रिपोर्ट से अपन डिसाइड कर पाते हैं कि इस पेशेंट की रिपोर्ट देख के कि पेशेंट की सिचुएशन है वो। इसके अंदर अपन बात करेंगे, यानी पेप स्मीयर के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। पेप स्मीयर के बाद में नंबर 2 जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है वो होता है वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में इसमें देखेंगे। जो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करने की मशीन है, यानी इसको अपन सोनोग्राफी मशीन बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है। इसके अंदर दो फीचर्स होते हैं, एक होता है वेजाइनल सोनोग्राफी, एक होता है एब्डोमिनल सोनोग्राफी। तो इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, दो ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जिस जगह से अपने को सोनोग्राफी करनी होती है वहां पे उसको अटैच किया जाता है, जिसके कारण से उसको वहां पे वेव के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रांसड्यूसर वेव होती है। जो ट्रांसड्यूसर वेव से अपने को पता चलता है कि जो उसका इंटरनल ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी अबनॉर्मल उसके अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही, यानी उसकी स्ट्रक्चर के बारे के अंदर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस के बारे में अपने को पता लगता है।
तो इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है एक एब्डोमिनल ट्रांसड्यूसर है जो एब्डोमिनल सोनोग्राफी करने के यूज में आता है, और एक होता है वेजाइनल ट्रांसड्यूसर, इस इमेज में दिखाई दे रहा है वो वेजाइनल सोनोग्राफी करने के यूज में आता है। अब अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं। वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी इज ए मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी। जो वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी है वो एक तरह से मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी भी है। दैट अप्लाइज एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। इसके अंदर कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे? अपन वेजाइनल ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। यानी एक तरह से अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर तो होता ही है, बट इसके अंदर कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे? वेजाइनल ट्रांसड्यूसर, जो एक तरह से इसको प्रोब भी बोलते हैं। यानी ये प्रोब है एक तरह से, जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जिससे अपने को जो इंटरनल ऑर्गन है उसके पेल्विक कैविटी के, उनको अपने को विजुअलाइज करना होता है इसके द्वारा। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। इस प्रोसीजर को ही अपन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, बिकॉज दैट अल्ट्रासाउंड वेव्स गो अक्रॉस वेजाइनल वॉल टू स्टडी टिश्यूज बियॉन्ड इट। जो ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, इसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है उसके अंदर। वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करती है, जो वेजाइना की जो वॉल होती है उसको क्रॉस करके उसके नीचे जो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज की जो स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं या उनकी स्ट्रक्चर होती है, जो हिस्टोलॉजिकल उसकी प्रोफाइल होती है, उसके बारे में अपने को डिटेक्शन देता है। Vaginal ultrasonography is used both as means of gynecologic ultrasonography and obstetric ultrasonography। जो वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो दो तरीके से यूज की जाती है, उसके दो तरह के मीन्स होते हैं। यानी गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोल सकते हैं और ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोल सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि किसी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए, यानी किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी या फिर उसके अंदर अबनॉर्मल सेल चेंजेस, उस तरह की चीज देखने के लिए किया जाता है, तो उसको गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। और यदि प्रेगनेंसी के लिए वहां पे वेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है तो उसको अपन ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके अंदर आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज के अंदर थोड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि जो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं वो किस तरह से करते हैं। इसके अंदर देखो जो डॉक्टर है वो इसके अंदर जो प्रोब है, जो वेजाइनल ट्रांसड्यूसर है, वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवा रहा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर। तो ये एक तरह से ट्रांसड्यूसर है। इसके साथ ही साथ जो वेजाइनल कैनाल के अंदर ये ट्रांसड्यूसर इंसर्ट हो रहा है, इसके साथ ही साथ जहां जो ट्रांसड्यूसर है वो जहां पे खत्म हो रहा है, यानी ट्रांसड्यूसर की जो लास्ट नोप है वो सर्विक्स के अंदर इंसर्ट हो रही है। वहां पे सर्विक्स है, और सर्विक्स के ऊपर क्या है? यूट्रस है, और यूट्रस से आगे क्या दिखाई दे रहा है? ओवरी दिखाई दे रही है। तो ये जो इसका ट्रांस इमेज देखते हैं अपन, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर अपन इमेज देखते हैं वेजाइना की, जो सर्विक्स की, यूट्रस की, तो इस तरह से दिखाई देती है, यानी प्रोब एंटर होता है। तो अब अपन इसको थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। व्हेन मोस्ट पीपुल हियर द टर्म अल्ट्रासाउंड दे विल पिक्चर ए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। यानी मोस्टली अपन किसी लोगों को यदि सोनोग्राफी के बारे में बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करना है, तो वो तुरंत ये समझते हैं कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होना है, यानी एक तरह से वो एब्डोमन वाला अल्ट्रासाउंड ही समझते हैं। इन विच डॉक्टर्स पास ए डिवाइस कॉल्ड ए ट्रांसड्यूसन ओवर ए सरफेस ऑफ स्किन टू ऑब्टेन इंटरनल ऑर्गन। जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें डॉक्टर क्या करता है, उसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको स्किन के जो सरफेस होती है उसके ऊपर अप्लाई करता है, और अप्लाई करके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी इमेज को कैप्चर करता है, यानी इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनकी इमेज है उसको ऑब्टेन करता है, यानी कवर करता है। Although a trans-abdominal ultrasound can provide information about abdominal organ, जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन की इंफॉर्मेशन देता है अपने को। थस प्रोसीजर डज नॉट ऑब्टेन डिटेल इमेज ऑफ ऑर्गन इन पेल्विक ऑर्गन। जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है इसके अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पता लग जाता है, बट जो पेल्विक ऑर्गन है उनके बारे में अपने को क्लियर इमेज वो नहीं दे पाता है। तो जो पेल्विक केविटी के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में अपने को क्लियर उसकी जो इमेज होती है, इंटरनल इमेज होती है, उसको ऑब्टेन करने के लिए अपने को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन बात करेंगे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टू एग्जामाइन द फॉलोइंग इंटरनल ऑर्गन। अपने को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किसी पेशेंट का कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन का अपने को एग्जामाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वेजाइना के थ्रू उसको इंटर किया जाता है, तो वेजाइना के बारे में अपने को पता चल जाता है, यानी वेजाइना की इंटरनल जो इमेज होती है उसको अपने को बता देता है। इसके साथ ही साथ सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूरिनरी ब्लैडर, ये सभी जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन होती है
इनको एग्जामाइन अपन वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आर आल्सो यूजफुल टू चेक फॉर। वो तो क्या हो गया, इससे पहले वाले में तो क्या देखा अपन ने कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन को अपन एग्जामिन कर सकते हैं, बट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि किसी पेशेंट में ओवेरियन सिस्ट हो या फिर ट्यूमर हो तो उससे अपने को इस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को फिब्रोइड्स हो, फिब्रोइड्स कहाँ होते हैं, यूट्रस के अंदर, तो किसी पेशेंट को फिब्रोइड्स हो तो उस फिब्रोइड्स के बारे में अपने को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग सकता है। यदि किसी पेशेंट को पोलिप्स हो तो पोलिप्स के बारे में भी अपने को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से अपने को कौन कौन सी प्रॉब्लम के बारे में पता लग सकता है। तो ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमर के बारे में, जो फिब्रोइड्स हो उनके बारे में, पोलिप्स के बारे में, तो इन सभी प्रकार की जो डिजीज कंडीशन होती है उनके बारे में अपने को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग सकता है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी किसी पेशेंट का अपने को ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को अपने को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज ए सिंपल एंड पेनलेस प्रोसीजर दैट रिक्वायर वेरी लिटिल प्रिपरेशन। सबसे पहले तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी पेनलेस प्रोसीजर है। हालांकि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी वो पेनलेस प्रोसीजर ही होता है, बट ट्रांसवेजाइनल जो अल्ट्रासाउंड है वो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है इसके अंदर। देट रिक्वायर वेरी लिटिल प्रिपरेशन। इस प्रोसीजर के अंदर बहुत ही कम प्रिपरेशन की जरूरत होती है। डायरेक्ट पेशेंट का जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है वो कर दिया जाता है। द डॉक्टर में रिक्वेस्ट देट योर ब्लैडर बी एम्प्टी और ओनली पार्शियली फुल। डॉक्टर पेशेंट को बताएगा कि आपका जो ब्लैडर है वो या तो बिल्कुल खाली होना चाहिए या थोड़ा बहुत उसके अंदर यूरिन हो सकता है, बट मोस्टली वो खाली होना चाहिए या फिर थोड़ा सा भरा हुआ। कंजर्वेटिवली अपन धीरे धीरे देखते हैं कि दे में आस्क यू टू कम विथ ए फुल ब्लैडर। कई बार अपन ने देखा है कि पेशेंट को अपन ऐसे भी बोलते हैं कि आपको ब्लैडर फुल करके आना है। इफ दिस इज द केस दे में एडवाइज यू टू ड्रिंक 32 ओवंस ऑफ लिक्विड ओवर ए 30 मिनट्स पीरियड। तो उस कंडीशन में यदि पेशेंट को क्या करना होता है, यदि पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आपको ब्लैडर फुल करके आना है तो उस कंडीशन में पेशेंट को 32 ओवंस ऑफ लिक्विड 30 मिनट्स के अंदर लेना होता है। यानी सिर्फ आधे घंटे के अंदर 32 ओवंस का मतलब कितना होता है, अबाउट 1 लीटर, यानी 1 लीटर के अराउंड उसको फ्लूइड लेना होता है। यानी 1 ओवंस 30 ml का होता है, यानी 29 पॉइंट कुछ, यानी 30 ml बराबर 1 ओवंस होता है। तो 32 ओवंस का मीन्स होता है समथिंग 1 लीटर, यानी 1 लीटर के अराउंड पानी पीना होता है 30 मिनट्स के अंदर, स्टार्टिंग 60 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन्स। जो सबसे जो पहले 60 मिनट्स होते हैं जब अपने को टेस्ट करने से प्रीवियस के, यानी टेस्ट करने से 60 मिनट पहले 30 मिनट के अंदर उसको 1 लीटर पानी पीना होता है। द प्रोब इज माइल्डली अनकंफर्टेबल, यानी एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी जो प्रोब होती है उसके कंपैरिजन में वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की जो प्रोब होती है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। इफ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट द प्रोसीजर एंड हाउ इट विल फील टॉक टू डॉक्टर टू लर्न मोर। और डॉक्टर को यदि आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। ये इस तरह की हेल्थ एजुकेशन अपन पेशेंट को वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करने से पहले देते हैं। इफ यू हैव योर मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड वी आर वियरिंग ए टेम्पोन यू विल नीड टू रिमूव इट बिफोर द अल्ट्रासाउंड। यदि आपको मेंस्ट्रुएशन चल रही है, यानी ऐसी फीमेल जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर है और उसने पैड लगा रखा है या फिर टेम्पोन पहन रखा है उसने, तो उस कंडीशन में आपको अल्ट्रासाउंड कराने से पहले उस टेम्पोन को रिमूव करना होता है। इस तरीके से अपन ने देखा कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसको अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए पेप स्मीयर और अल्ट्रा सोनोग्राफी होती है, यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। तो उनके बारे में डिटेल से देखा है। शायद इनको इतना डिटेल से पढ़ने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो, बट आज की जो कंपटीशन है उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके कारण से आपको जो भी हमारी नई वीडियोज होगी या क्लासेज होगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए
और इस कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियोस इन फ्यूचर चाहते हो। हमारी एक व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, तो आप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से हमारी व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413722120 नंबर पे अपने नाम, यानी आपको सिर्फ अपना नाम मैसेज करना है, उसके साथ हमारी जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, जो यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन डिस्कशन से रिलेटेड या फिर कोई आपके पास पीडीएफ की जरूरत होगी, नोट्स प्रोवाइड करवाने होंगे, तो वो सारे आपको व्हाट्सएप के थ्रू इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अंदर मिल जाएंगे। तो आप हमने अपने नाम के साथ में इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यानी पेज को लाइक कीजिए, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है, जिसपे आपको क्वेश्चन डिस्कशन और इमेज बेस्ड क्वेश्चन रेगुलर मिलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आप यदि इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।